नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए जुमेरात को कोई मुकर्ररा तारीख तय करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर वकील देवदत्त कामत के जरिए जल्द समाअत के लिए किसी मुकर्ररा तारीख पर दर्ज करने की इल्तिजा को मुस्तरद कर दिया। कामत ने कर्नाटका में 28 मार्च से होने वाले इम्तिहानात बशमूल दरखास्त गुजार का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली कुछ तालिबात की दरखास्त की समाअत के लिए फेरिस्त बनाने की दरखास्त की थी। कामत की जानिब से स्पेशल मेंशन के दौरान इम्तिहान की तारीख का हवाला देते हुए मामले को समाअत के लिए दर्ज करने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका इम्तिहान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक हिस्सास मामला है। चीफ जस्टिस ने 16 मार्च को फौरी समाअत की दरखास्त के पेश नज़र होली के बाद इस मामले पर गौर करने का इशारा दिया था। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने इस मामले को इंतहाई ज़रूरी करार देते हुए 16 मार्च को स्पेशल मेंशन के दौरान फौरी समाअत की दरखास्त की थी। स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को जारी रखने के कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के चंद घंटे बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसके बाद कई अर्जियां दायर की गई। दरखास्त गुजारों में शामिल नबानाज ने हाईकोर्ट के फैसले को वकील अनिस तनवीर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज मरकजी हुकूमत को कोरोना से मौत पर मुआवजा पाने के लिए झूठे दावों की जांच करने की इजाजत दे दी है। मरकज ने पिटीशन दाखिल कर नकली दवाओं के इस्तेमाल के लिए सैंपल सर्वे की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि मरकजी हुकूमत 4 रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में 5% दवाओं की जांच कर सकती है। माना जा रहा है कि इन चारों रियासतों में दवाओं और दर्ज की गई अमवात के बीच एक बड़ा फर्क है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। अब 28 मार्च तक होने वाली अमवात के मुआवजे का दावा करने के लिए 60 दिन और मुस्तकबिल में होने वाली अमवात का मुआवजा पाने के लिए 90 दिन का टाइम दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने कोर्ट से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट को कोरोना की अमवात के दावों के फर्जी रैकेट की जांच का हुक्म देना चाहिए। हुकूमत का मानना है कि ये सभी घोटाले ओहदेदारों के साथ मिलकर चल रहे हैं जो गैर कानूनी तौर से कोरोना की वजूहात नहीं होने वाली अमवात के लिए मुआवजा हड़प रहे हैं। इसके अलावा कई डॉक्टर नकली सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। 14 मार्च को भी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे हुक्म का इस तरह गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फर्जी दावों की जांच के लिए एप्लीकेशन करने की इजाज़त दी, साथ ही दुख भी जताया। इस दौरान मरकज ने कोर्ट को जानकारी दी कि कोरोना से अमवात के सरकारी आंकड़ों और मुआवजा पाने के लिए दर्ज हुए एप्लीकेशंस में बहुत फर्क है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी वजारत को आखिरी रूप देने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ जारी है। वैसे योगी 2 कैबिनेट में गुजरात मॉडल की झलक दिखेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बार वजारत को 2024 लोकसभा इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए बनाने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि यूपी की फ्यूचर कैबिनेट हो जो अगले 15 साल तक काम कर सके। आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह पहुंचे थे। लखनऊ में आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें योगी को दोबारा लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। कारण क्या होगा इनकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में दिए का काम किया। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सह पर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब की माशी हालत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। उन्होंने वज़ीर आज़म से 2 साल में 50-50 हज़ार करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा। मान ने कहा कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नई हुकूमत बनी है। खजाने को लूटने वाले माफिया को खत्म कर हम दोबारा खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। मान ने कहा कि कम से कम 2 साल के लिए हमें स्पेशल पैकेज मिल जाए तो हम तब तक अपनी माशी हालत को संभाल पाएंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर फाइनेंस से बात करके हमें ताउन करेंगे। वेस्ट बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी भी बीरभूम में तशद्दुद से मुतासिरा खानदानों से मिलने पहुंची। उन्होंने मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी दिखाई तो उनका दर्द आंखों से छलक उठा। ममता ने किसी अपने की तरह रोते हुए शख्स को पानी पिलाया और उसके आंसू पोंछे। ममता ने तशद्दुद में मारे गए लोगों के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही कहा कि आग में जल चुके घरों को सुधारने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरने वाले 10 लोगों के अफराद खानदान को नौकरी दी जाएगी। ममता ने कहा कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि लोग भाग गए। मैं चाहती हूँ कि इस वाक़े के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाए और चूक करने वाले पुलिस ओहदेदारों को सजा मिले। गवाहों को पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए। इसी दौरान तृणमूल एमपीज ने वजीर दाखिला से गवर्नर को हटाने की मांग की। टीएमसी एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने रामपुर हाट बीरभूम के वाक़े को देखते हुए वेस्ट बंगाल के गवर्नर को हटाने की मांग की। उनका काम हमारे सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गवर्नर जमहूरियत के लिए वेस्ट बंगाल में खतरा बने हुए हैं। उधर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये वाकया एक शर्मनाक है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। आज इस मामले को कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया और मुतासिरीन से इंसाफ का मुतालबा किया।
স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে যখন ভয়ানক নারকীয় বিভৎস ঘটনা ঘটে তখন আমি চুপ করে থাকতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গে আজ সকালবেলায় মানে গতকাল রাত্রে মানে আজকে ভোরবেলায় 10 জন মহিলাকে পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2 জন শিশু ছিল। इंटरप्रेटर नहीं है তো আমি তার জন্য স্যার আজ এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে যে পশ্চিমবঙ্গে আজ সন্ত্রাস, খুন, লুট আর যে ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে সারা দেশের মানুষকে তা আজকে অবাক করে দিচ্ছে। আমি তার নিন্দা করছি। এখানে দাঁড়িয়ে 10 महिला को आग की हवाले में डाला गया, सारे को मौत हो गया, 2 बच्चे समेत। इस तरीके की दहशतगर्द की घटना बंगाल में चल रही है। इसीलिए मैं স্যার আমি নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়ে এই বিষয়টা এখানে তুলতে চাইছি এই কারণে, কারণ কাউকে না কাউকে তো বলতে হবে। ভারতবর্ষের সব থেকে বড় পঞ্চায়েতের নাম পার্লামেন্ট, এখানে যদি না বলি তাহলে কোথায় বলবো? আজকে পশ্চিমবঙ্গে মানবরাজ নয়, পশ্চিমবঙ্গে দানবরাজ চলছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রনাথ নজরুলের গ্রন্থের পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটছে, তা আমাদের সকলে হারিম করা ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে। তাই আমি প্রতিবাদ করছি। प्लीज आप विषय पर ही बोलिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सिनेमाघरों में आने के बाद से ये मौजूए बहस बनी हुई है। हाल ही में दिल्ली के एक होटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें होटल के इस्तकबालिया पर एक कश्मीरी नौजवान को होटल में कमरा बुक करने के बावजूद अंदर जाने से मना किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक कश्मीरी शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि उसने होटल में ओयो के जरिए कमरा बुक किया, लेकिन जब वो शख्स होटल में चेक इन करने की कोशिश कर रहा है तो इस रिसेप्शन पर मौजूद मुलाजिमा ने उसे कमरा देने से इनकार कर दिया। वीडियो में रिसेप्शनिस्ट ये कहते हुए भी नजर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि किसी कश्मीरी को होटल में क़याम ना करने दिया जाए। वीडियो वायरल होने के बाद लोग होटल के तई काफी नाराज नजर आए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने भी इस वीडियो पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस वीडियो की तहकीकात करनी चाहिए और इस तरह की हिदायत देने वालों को सजा दी जानी चाहिए। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ओयो रूम्स ने होटल को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसके फौरन बाद ओयो की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि हमारे कमरे और हमारे दिल हमेशा सबके लिए खुले हैं। हम इस मामले की जांच करेंगे। इस पूरे मामले को हमारे नोटिस में लाने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले का नोटिस लेते हुए ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली के होटलों को पुलिस की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक शख्स को उसके जम्मू कश्मीर के शनाख्ती कार्ड की वजह से दिल्ली के होटल में कमरा नहीं दिया जा रहा। बुकिंग मंसूख करने की वजह पुलिस की हिदायत करार दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने वाजे किया कि उसकी तरफ से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। एक और ट्वीट में पुलिस ने मजीद कहा कि मुतासिरा कश्मीरी ने यूट्यूब पर एक और वीडियो में बताया कि उसे दिल्ली के उसी इलाके में एक और होटल में कमरा मिला है। इसके अलावा कुछ लोग जानबूझकर इस वीडियो को गलत तरीके से पेश करके दिल्ली पुलिस की शबिया को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को इसकी सजा मिल सकती है। आम आदमी पर महंगाई की लगातार मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। घरेलू पीएनजी के दामों में 1 रुपया फी एससीएम इजाफा किया गया। ताहम बढ़ी हुई कीमतें पूरे मुल्क में लागू नहीं होंगी बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना मुतासरीन के इलाज में कोताही और छोटे कारोबारियों की बदहाली के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने सवाल और जवाब के अंदाज में अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना मुतासरीन का मुफ्त इलाज किया गया नहीं, गरीबों और मजदूरों को कम से कम आमदनी हासिल हुई नहीं, छोटी सनतों को डूबने से बचाया गया नहीं, वजीर आजम को कोई परवाह नहीं। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक डिजिटल मीडिया पर शाया होने वाली खबर की सुर्खी भी शेयर की है और उसकी बुनियाद पर वजीर आजम मोदी और उनकी हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने ईंधन कीमतों में इजाफे के हवाले से मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब जबकि इलेक्शन हो चुके हैं तो महंगाई वापस आ गई है। ये बीजेपी का खेल है। असल मसला रूस और यूक्रेन की जंग या फिल्म द कश्मीर फाइल्स या हिजाब नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी है।
कल बहुत दिन के बाद पार्लियामेंट संसद के दोनों सदनों में महंगाई के ऊपर हंगामा हुआ और सदन नहीं चल पाई। अब चुनाव खत्म हो गया तो महंगाई बढ़ गई। यही बीजेपी की एक नीति है, चाल है, खेल है, लोग फंस जाते हैं। लेकिन पूरे देश में जो माहौल वापस एक बार बनेगा महंगाई के खिलाफ, असली समस्या यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं है, असली समस्या हिजाब नहीं है, असली समस्या कश्मीर फाइल नहीं है, वो रहेगा। देश की असली समस्या महंगाई है और बेरोजगारी है। कर्नाटक में एक नया हिजाब के बाद एक नया मामला आ गया। मंडी डिनर काल मुख्यमंत्र्यांची डिनर डिप्लोमसी झाली, नेमकं काय गेलं पहिल्यांदाच झाली हे सरकार? असं नाही, चुकीची माहिती आपल्याकडे अर्धवट माहिती आहे। मुख्यमंत्री पदाची त्यांनी जबाबदारी घेतल्यापासून मरकजी वजीर सनत पीयूष गोयल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए ऐसी स्कीमें लेकर आई हैं जो मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे मजबूत इक्तिसादी ताकत बनने के काबिल बनाएगी। जुमेरात को लोकसभा में मरकजी बजट 2022-23 के लिए वजारत तिजारत और सनत के जेर कंट्रोल ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान की सनत को आलमी सतह पर ले जाने के लिए पुरज़्म है। इसके दूररस अहदाफ होंगे। युवा युवतियों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते हमारा युवा, वो जॉब क्रिएटर बनते हैं, जॉब सीकर नहीं। आज लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। मैं ITPO का सर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान का रिहैबिलिटेशन, उसको अति आधुनिक विश्व स्तरीय बना रहे हैं। सर हमें आदमी नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से रोज काम में तकलीफ आती है। आज लोगों के पास अवसर है, लोगों के पास कमाई के अलग अलग तरीके हैं और इसी के वजह से आज देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक कहा गया कि नेचुरल रबर के जो रेट्स हैं इंपोर्ट ड्यूटी के, वो आप क्यों नहीं बढ़ाते? आपको जान के हैरानी होगी कि भारत WTO में जब हमने हस्ताक्षर किए, ज्वाइन किया, तब हमने अलग अलग वस्तुओं पे बाउंड रेट्स एक्सेप्ट किए। अब नेचुरल रबर पे भी एक बाउंड रेट है WTO में, और वो तब तो हमारी तो सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, NDA की सरकार नहीं थी। 1 जनवरी 1995 1995 किसकी सरकार थी अध्यक्ष जी? जिसने भारत के हाथ बांध दिए, जिससे भारत में अगर हमें जरूरत पड़ेगी नेचुरल रबर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े, जैसे कुछ माननीय सांसदों ने डिमांड की, तो ये बाउंड रेट्स किसने इस देश में लाए? 1995 में लाए। एक जरूर कहना चाहूंगा कि काफी माननीय सदस्यों ने बात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि तनों से भरे हमारे मुल्क में सयाहत के लिए बेपनाह इम्कानात हैं और हमें सकाफती सयाहत के साथ साथ ख़ास तौर पर दिफाई सयाहत और सरहदी इलाकों के तनों पर मबनी सयाहत के इम्कानात को बढ़ाने पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। जुमेरात को सरहदी सड़क ऑर्गेनाइजेशन के नए पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुतनव्वअ मुल्क में सयाहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, जिसका मेरे ख्याल में फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। हमारे मुल्क में ज़ियारतगाहों, तारीखी मकामात, पहाड़ों, जंगलात, सहराओं, बर्फ़ और समंदर का एक शानदार इम्तिजाज है। मैंने इसे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद होने वाली दिफाई नुमाइश, एरो इंडिया शो या इससे मिलती जुलती तकरीबात में बहुत करीब से देखा है। और टनल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। खासकर सीमाई इलाके जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो विकास की गति में अपेक्षाकृत पीछे रह गए, इनमें इन बुनियादी ढांचों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक, जिसका जिक्र मैं पहले भी आप लोगों के बीच कर चुका हूं, हमारे यहां बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर एक अलग मान्यता थी। इन एरियाज का डेवलपमेंट
कहीं उल्टा हम पर ही भारी न पड़ जाए, इस सोच के चलते इनके विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी इन इलाकों में अपना धन, समय और ऊर्जा लगाकर सड़क, हाईवेज, टनल्स, एयरफील्ड्स आदि का निर्माण हम करें और विपरीत परिस्थितियों में कहीं इनका उपयोग दुश्मनों के हाथों ही न होने लगे, यह चिंता हमें बराबर सताती थी। इसलिए जो इलाका जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, यह थी हमारी अप्रोच उस समय की। लेकिन आज बॉर्डर एरियाज को इस अप्रोच का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर अपने पिछले कार्यकाल में यानी देश का होम मिनिस्टर रहते हुए मैंने इन क्षेत्रों की स्थिति बड़े नजदीक से देखी है। स्वयं इन क्षेत्रों का मैंने दौरा भी किया है। गरीबी या शिक्षा से लेकर अवैध व्यापार, तस्करी और नशाखोरी जैसी तमाम समस्याओं से ये क्षेत्र मानो चौतरफा घिर गए थे। इसके अलावा अतिवादी और उग्रवादी शक्तियां भी यहां बड़े पैमाने पर पनप चुकी थी। यह एक अलग की घटना है, पर मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि वर्तमान सरकार ने लीक से हटकर सोचते हुए एक नई अप्रोच से काम करना प्रारंभ किया है और इसका परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारी सरकार सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने में भी और टनल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। खासकर सीमाई इलाके, बॉर्डर एरिया में जो विकास की गति में अपेक्षाकृत पीछे रह गए हैं। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुमेरात को कहा कि मोदी हुकूमत एहतराम के साथ तरक्की और बगैर नज़रअंदाज किए बगैर बाइख्तियार बनाने की पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसकी वजह से फलाह बहबूद के मंसूबों का फ़ायदा सभी तबकों के साथ अक़लियती समाज को बराबर मिल रहा है। नकवी ने लोकसभा में आज वक्फ़े सवाल के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों के अक़लियती समाज के लोगों को मिलने वाले फ़ायदे के मौजू पर एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक मुल्क में जिन 2 करोड़ 31 लाख गरीब लोगों को खुद पक्का घर दिया गया, उनमें से 31% अक़लियती इलाके में रहने वाले लोग हैं। इसी तरह 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का फ़ायदा मिला, जिसमें से 33% अक़लियती इलाके में रहने वाले मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन समाज के लोग हैं। 2014 से पहले, यानी कि 2014 से पहले जो है वो कई दशक की बात मैं कर रहा हूं, केवल 3 करोड़ 3,73,000 स्कॉलरशिप माइनॉरिटी कम्युनिटी को दी गई। पिछली सरकारों में जो बहुत माइनॉरिटीज के नाम पे बात करती है, मोदी जी के सरकार में इन पिछले 7 सालों में 5 करोड़ 20 लाख स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 50% से ज्यादा लड़कियां हैं और जिसका असर यह हुआ है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो ड्रॉप आउट रेट सर घटा है और इनरोलमेंट बढ़ा है। जहां तक मिनिस्ट्री के बजट का सवाल है, अगर हम आपको वो आईना दिखाएंगे तो आपको थोड़ा कष्ट होगा कि पिछले जो है वो दौरान जो बजट का आपका एक्सपेंडिचर था और बजट क्या था। 2013-14 में 1888 बजट था, यानी 2000 मोदी जी की सरकार नहीं थी, और उसका खर्च जो है, एक्चुअल खर्च जो है वो 1814 हुआ। आज जो है वो 2021 में हमारा जो बजट था वो 2530 था एक्चुअल बजट, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2400 के करीब हुआ है। इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर भी ठीक है और ग्राउंड पर भी उसका इंपैक्ट हो, असर हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। 2014 से पहले प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में केवल 90 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उसके बाद यानी एमएसडीपी में, उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो एमएसडीपी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बनता है और लगभग 300 से ज्यादा जिले उसमें जोड़े जाते हैं। आज जो है वो पूरा देश और पूरे देश के सभी जिले, सभी तहसील, सभी ब्लॉक और सभी शहर 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और भी जितनी चीजें हैं वो बना सकते हैं और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को हो।
5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त और नाराज लीडरों की तेज सरगर्मियों से परेशान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 26 मार्च को पार्टी जनरल सेक्रेटरीज और रियासती इंचार्जों की एक अहम मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस जराये के मुताबिक सोनिया गांधी इजलास में शिरकत करेंगी, लेकिन वो इजलास की सदारत नहीं करेंगी। इस मीटिंग में 5 रियासतों में कांग्रेस की शिकस्त और मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पुणे से मुतसिल पिंपरी चिंचवाड़ा में एक इंतहाई हैरानकुन मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि एक बिल्ली की वजह से 8 घंटे तक बिजली बंद रही और उसकी वजह से तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह बिल्ली पिंपरी चिंचवाड़ के महा ऑपरेशन पावर ट्रांसफार्मर के अंदर फंस गई थी, जिसकी वजह से पिंपरी चिंचवाड़ शहर में शदीद गर्मी के दरमियान लोगों को 8 घंटे तक बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। पिंपरी को मुल्क का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब समझा जाता है। बहुत सी बड़ी सनती कंपनियां इस इलाके में वाक़ है। पिंपरी चिंचवाड़ के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलाके में तकरीबन 7,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है। ऐसे में बिजली की कटौती के बायस बेशतर यूनिट्स में तकरीबन 8 घंटे तक पैदावार तातुल का शिकार रही। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी वजह से इंडस्ट्री को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। हालांकि बिल्ली की मौत बिजली के झटके से हुई थी, लेकिन महाऑपरेशन के अफसरान को इसे बाहर निकालने और बिजली दोबारा शुरू करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुंबई में होने वाले आईपीएल मैच को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। जराये के मुताबिक अलर्ट में वानखेड़े स्टेडियम, ट्राइडेंट होटल और आसपास के रोड की रेकी की बात कही गई है। इसके चलते सभी स्टेडियम, खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इनके आसपास 26 मार्च से 22 मई तक क्विक रिस्पांस टीम, बॉम्ब स्क्वाड और रिजर्व पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस के फोर्सेस वहां पे तैनात होंगे। हालांकि मुंबई पुलिस के पीआरओ संजय लटकर ने बताया कि ये सिर्फ रूटीन अलर्ट है, कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं है। अब एक और खबर आईपीएल से ही जुड़ी। आईपीएल का नया सीजन शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके फैसले का एहतराम करते हुए टीम ने रविंद्र जडेजा को नया कप्तान मुकर्रर किया। अच्छी बात यह है कि धोनी बतौर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहेंगे। वाज़ेह है कि चेन्नई टीम ने इस बार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जबकि धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में ही रिटेन किया गया। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने अगर कप्तानी से खुद को अलग किया तो जडेजा नए कप्तान बनाए जा सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 29वें दिन जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने एक रूसी शिप ओसर को तबाह कर दिया है। ये शिप मारियोपोल में मौजूद रूसी अफवाज को हथियार पहुंचा रही थी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक रूस के फौजियों ने यूक्रेनी शहर इज्यूम पर कब्जा करने का दावा किया है। इधर रूस ने अपने यहाँ यूक्रेन जंग को लेकर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगाते हुए गूगल न्यूज सर्विस को बैन कर दिया। वहीं नाटो ने दावा किया है कि जंग में 15,000 से ज्यादा रूसी फौजियों की मौत हो गई है। रूस ने 2 मार्च के बाद से ऑफिशियल मौत के आंकड़े नहीं दिए हैं। रूस ने कहा था कि 2 मार्च तक उसके 500 फौजी मारे गए थे। नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजने की बात कही। इस बीच रूसी सदर जेलेंस्की का पहली बार अंग्रेजी में वीडियो मैसेज जारी किया गया। इसमें उन्होंने दुनिया के लोगों से यूक्रेन के साथ ताउन करने, यूक्रेन का साथ देने की अपील की थी। Russia started the war against freedom as it is. This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।